या 4 दिन कोई आदमी धरने पर बैठते हैं, उसमें बैठकर फोटो खिंचवाने से और समर्थन देने से प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। सबको दोषी मानता हूं। इनको जो पार्षद हैं उनको भी, चेयरमैन है उसको भी, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को जिम्मेदार। विपक्ष है वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाता और जो पक्ष है वो लोगों की सुनता नहीं है। महेंद्रगढ़ की जो हालात हुई उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार, पार्षद और चेयरमैन से ज़्यादा जिम्मेदार 2 प्रतिनिधि हैं जो सरकार के, एक 5 साल बार विधायक रहा, एक चौथी बार विधायक है। ये दोनों जिम्मेदार हैं। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। अगर रामविलास शर्मा जी आज महेंद्रगढ़ के हितों के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ते हैं तो मैं सहयोग देने के लिए आज भी तैयार हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ चर्चित चेहरे के 14th एपिसोड में, एपिसोड 14। इस एपिसोड के अंदर आज हम बैठे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो बहुत लंबे समय से महेंद्रगढ़ के इस क्षेत्र में राजनीति में एक्टिव है। राजनीतिक या सामाजिक इन सभी एक्टिविटीज में वो पिछले लंबे समय से एक्टिव हैं और लोगों के काम आते रहते हैं, लोगों के काम करवाते रहते हैं। आइए आज उनसे जानते हैं कि वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस पद के लिए वो भविष्य में उम्मीदवार हैं, कैसे उन्होंने पहले चुनाव लड़े या और भी अन्य बहुत सारे सवाल जवाब हम करेंगे चर्चित चेहरे के इस एपिसोड में। तो देखते रहिए चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में है। तो सतवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और आप हमारे यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे चर्चित चेहरे शो के अंदर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, तमाम दर्शकों का भी विशेष धन्यवाद कि आपने भी मुझे समय दिया और बातचीत करने का एक प्लेटफार्म दिया। जी, तो देखिए हमारे जनरल मुद्दे रहेंगे सर। जनरल मुद्दे, आप महेंद्रगढ़ से हैं, महेंद्रगढ़ से सभी महेंद्रगढ़ के बारे में बातचीत करेंगे, महेंद्रगढ़ की जो भी समस्याएं हैं। तो विशेषकर आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं काफ़ी समय से, तो महेंद्रगढ़ की राजनीति के बारे में अपना एक छोटा सा संक्षिप्त एक पक्ष रखिए। देखिए, मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट था नहीं। अच्छा जी। मैं कोई एमएलए एमपी नहीं बनना चाहता था, ना मैंने ऐसे सपने लिए थे। जब मैं विद्यार्थी जीवन से, मैंने कई बार पहले भी कई साथियों ने जो मेरे इंटरव्यू लिए उनमें मैंने बताया था कि विद्यार्थी जीवन से मैं बहुत एक्टिव था। जिन विद्यार्थियों की बात कोई नहीं सुनता था, जिन छात्र छात्राओं का कोई महत्व नहीं देता था, बहुत सारी छात्राएं ऐसी थी जिनके पेरेंट्स बाहर नौकरी करते थे, सर्विस करते थे, उनकी कोई सुनता नहीं था। उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं एक छात्र नेता के रूप में उभरा था। धीरे धीरे लोग मेरे पास आते गए। मतलब कॉलेज टाइम से ही आप यस। बहुत अच्छी बात। और धीरे धीरे लोग मेरे पास आते चले गए, मैं उनकी समस्या का निदान करता गया और लोग मेरे नेतृत्व को स्वीकार करते चले गए। अच्छा, कॉलेज में कोई पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा था आपने या फिर इंडिविजुअल था उस समय? नहीं, कॉलेज में कोई चुनाव पार्टी के होते नहीं थे। कॉलेज के अंदर तो व्यक्ति विशेष के चुनाव होते थे, पार्टियां कभी पार्टिसिपेट करती होते ना, एबीवीपी जो ग्रुप है इस तरह। हाँ, वो कहीं दिल्ली में होते थे, हरियाणा प्रदेश में कभी इस तरह का चुनाव पार्टी बेसिस पे किसी कॉलेज में हुए नहीं, खासकर महेंद्रगढ़ में बिल्कुल नहीं हुए। जी। अच्छा, इसके बाद आपने अपना पॉलिटिक्स में कॉलेज के बाद आपने कदम रखा जी। तो उस समय आपने किस पार्टी को सपोर्ट किया शुरुआत के दौर में? मेरी शुरुआत कांग्रेस से थी जी, और आज भी मैं कांग्रेस में। अच्छा जी। जो शुरुआती दौर से आप कांग्रेस में अपने साथ अपना एक काफिला लेके चले हैं, तो इसमें आपको फिर पार्टी ने अभी तक किस प्रकार की कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज दी हैं, अवसर दिए हैं? पार्टी ने कई अच्छे अवसर दिए। संगठन में तो जो मुझे जगह दी गई है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस के किसी दूसरे नेता को वो जगह नहीं मिली। अच्छा जी। दक्षिणी हरियाणा के अंदर पार्टी में जो मुझे जगह मिली वो किसी दूसरे को नहीं मिली। मैं कॉलेज टाइम से ही एनएसयूआई में था। अच्छा। मैं एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा। अच्छा। एनएसयूआई का प्रदेश में महासचिव रहा। मैं यूथ कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन प्रदेश में रहा। मैं यूथ कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश में रहा और आज कांग्रेस ने मुझे प्रदेश महासचिव बनाया। और पूरे भारतवर्ष में 21 आदमी चुने थे। राहुल गांधी जी ने टास्क फोर्स एक बनाई थी। अच्छा जी। 2007 में राहुल गांधी जी ने एक टास्क फोर्स कमेटी बनाई थी। 2007 में राहुल गांधी जी ने राजनीति में एंट्री की थी और मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि जब 2007 में उन्होंने टास्क फोर्स बनाई तो पूरे हरियाणा प्रदेश से मैं अकेला व्यक्ति था जो उसकी टीम में था। अब बात करें हम महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ में कांग्रेस में शायद आपने 2004 के आसपास
आपने कांग्रेस की तरफ से तो शुरुआत से आपने समर्थन रहा है, तो महेंद्रगढ़ में जो उम्मीदवार रहते हैं कांग्रेस की तरफ से वो रावदान सिंह जी रहते हैं और वो अब भी वर्तमान विधायक हैं, तो उनके साथ आपकी किस तरह की साठगांठ है, किस तरह का सपोर्ट है? दान सिंह जी मेरे बड़े अजीज मित्र रहे हैं जी। और जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की 1996 में, जब पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था जी, उस समय से, उससे पहले से हम वो मित्र हैं। वो भी स्टूडेंट लीडर थे राजस्थान में और हम यहाँ महेंद्रगढ़ में स्टूडेंट लीडरशिप करते थे, तो एक लीडरशिप, स्टूडेंट लीडरशिप के हिसाब से उनका मेरा अटैचमेंट हुआ और हम बहुत अच्छे दोस्त रहे। हम लंबे समय तक, हमारी बड़ी अच्छी विचारधारा रही है, बहुत नज़दीक रिश्ते रहे हैं हमारे। तो बहुत नज़दीक रिश्ते रहे और इवन आपने उनको राजनीति के मतलब राजनीतिक कैरियर में भी उनको सपोर्ट किया आपने? बड़ा खुल के सपोर्ट किया और जम के सपोर्ट किया, पूरा सपोर्ट किया। कौन सी इलेक्शन में किया जी आपने सर? हम तो आज तक करते आ रहे हैं। अच्छा, मैंने तो सुना है कि जैसे आप कई बार इनका सपोर्ट पहले करते थे, बाद में नहीं किया। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। ये ऐसे और भी लोग बहुत कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि 2000 से 2005 में रावदान सिंह जी चुनाव लड़ते आ रहे थे जी। 2009 में जब मैं राहुल गांधी जी की टास्क फोर्स में शामिल था, तो हमने भी ये कहा कि जब हम संगठन के बेहतर काम कर सकते हैं जी, तो सरकार में जाने का मौका भी दिया जाए हमें। 2009 में हमने कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा और टिकट फाइनल हुआ। अच्छा। वो एक अलग बात है कि आखिरी दौर में किसी वजह से टिकट हमारा कटा, लेकिन 2009 में हमारा टिकट लगभग तय था। आखिरी समय के अंदर होते हैं पार्टी के अंदर कई तरह की बातें होती हैं जिसकी वजह से हम टिकट नहीं ले पाए। जब 2009 से हम टिकटार्थी बने तब लोगों के दिल दिमाग में आया कि शायद दान सिंह मेरी इनमें दूरियां हो गई। अगर मेरे टिकट मांगने से और मुझे मेरे अधिकार मांगने से किसी को नाराज़गी होती है तो ना मैं उस चीज़ की परवाह करता हूँ ना आगे करूँगा। किरण चौधरी जी जो हैं उनके खेमे में आप दिखाई पड़े? देखिए, मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी से नीचे खेमों में कोई बटता नहीं हूँ जी। हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। 2009 में किरण चौधरी जी की बेटी श्रुति चौधरी ने चुनाव लड़ा जी, और हमने खुल के उनकी मदद करी। वो एज ए पार्लियामेंट मेंबर यहाँ आई, हमने उसको सपोर्ट किया। उससे पहले एज ए असेंबली सदस्य के रूप में, मेंबर के रूप में दान सिंह जी आए, हमने उसको भी सपोर्ट किया। तो उसमें खेमे को तो इसलिए कह सकते हैं कि खेमा तो तब हो कि जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी का विरोध करते हैं। एमपी हमारे पार्टी ने टिकट जिसको एमपी का देके भेजा हमने उसको सपोर्ट कर दिया। पार्टी ने जिसको विधायक का टिकट दे दिया हमने उसको सपोर्ट कर दिया। जी। तो अब जैसे पार्टी का जो वर्चस्व है वो बहुत ही कम नज़र आता है। कई बार ये कह दिया जाता है कि बीजेपी वहाँ सरकार बना गई या दूसरी पार्टी वहाँ बना गई, या अभी हाल फिलहाल के जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी सीटें कम आई। नगर निगम के कोई चुनाव हुए थे, सरपंचों के चुनाव जो हुए थे हाल फिलहाल, उसमें भी कहीं ना कहीं पीछे रह गई। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में आप कुछ विचार रखें? देखिए, किसी भी कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, कोई व्यक्ति हो जी, उसका अपना तरीका ये हो कि वो संघर्ष करे, वो मेहनत करे, लोगों में अपनी बात रखे, लोगों में अपने विचार रखे। जी, किसको कितना सपोर्ट मिलना है, किस पार्टी को कितना सपोर्ट मिलना है, किस व्यक्ति को कितना सपोर्ट मिलना है, किस नेता को कितना सपोर्ट मिलता है, जनता तय करती है। सही बात है। इसके अंदर किसी पार्टी और किसी व्यक्ति की कमी नहीं रहती। जनता अपने पैमाने पर तोलती है, वो जिसको पसंद करती है उसको वोट देती है, जिसको नहीं करती है उसको नहीं करती है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से हम प्रयास करते हैं कि अच्छे काम करें। लोग जिस जनादेश देते हैं उसका स्वागत करते हैं, चाहे हमारे पक्ष में दें, हमारे खिलाफ दें। अच्छा जी, आज तक आपने कोई चुनाव लड़ा है, इलेक्शन लड़ा है अभी तक? हाँ, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है मैंने। कोई दूसरा चुनाव लड़ा हो? मैंने एक जिला परिषद का चुनाव 2005 में लड़ा था जी। मेरा वार्ड रिजर्व था। अच्छा जी। मैं दूसरे वार्ड से, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जो मेरा एक दूसरा वार्ड पड़ता था उससे लड़ा था और मैं 119 वोटों से हार गया था। जी। जो आपका जो अपना खुद का गांव है ये आपको कितना सपोर्ट करता है? 100%। मैं आज भी कर्जदार हूँ मेरे गांव का। बहुत अच्छी। मैं आज भी एहसानमंद हूँ मेरे गांव का। बहुत अच्छी। मैं मेरे गांव के बच्चों से लेकर बूढ़े, नौजवान साथी, माताएं, बहनें जितना मेरे को सपोर्ट किया, शायद इस दुनिया में कोई किसी का गांव सपोर्ट करता हो जो मेरा गांव सपोर्ट करता है। बहुत अच्छी। मैं 2017 में एक रैली की थी। 15 अक्टूबर 2017 को जनसभा महेंद्रगढ़ के ऐतिहासिक मैदान चौधरी देवीलाल पार्क में एक रैली की थी। मेरे गांव का कोई घर ऐसा बाकी नहीं था जिसमें से कोई सदस्य मेरी रैली में ना पहुंचा हो। लोग
जब चुनाव लड़ते हैं तब उनको चंदा मिलता है। जी। मेरे गांव ने तो मुझे रैली के लिए भी पैसा दिया था। देखिए, आपने इलेक्शन भी लड़ा, पॉलिटिक्स में आप एक्टिव भी हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जैसे मैंने शहर में रैली भी की, तो यानी कहीं ना कहीं आप शहर की बात करें तो शहर महेंद्रगढ़ में आपने रैली की चौधरी देवीलाल पार्क के अंदर। तो महेंद्रगढ़ शहर के हालात इस समय आपको दिख ही रहे हैं, तो महेंद्रगढ़ नगर पालिका के ऊपर आप कुछ भी अपने विचार रखें। देखिए, महेंद्रगढ़ की जितनी दुर्दशा मेरे जीवन काल में मैंने अब देखी है उससे पहले कभी नहीं थी। जितनी दुर्दशा अब है, किसको दोषी मानते हैं? पार्षद को, नगर पालिका प्रधान को, या फिर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, श्री रामविलास शर्मा जी या फिर रावदान सिंह जी? मैं सबको दोषी मानता हूँ इनको। जो पार्षद हैं उनको भी, चेयरमैन है उसको भी, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ। अच्छा, क्या समझते हैं आपके यहाँ पक्ष और विपक्ष हैं महेंद्रगढ़ के अंदर? मुझे नहीं लगता। कैसे? मुझे नहीं लगता कि महेंद्रगढ़ में कोई पक्ष और विपक्ष की बात है, क्योंकि जो विपक्ष है वो विपक्ष की भूमिका नहीं निभाता और जो पक्ष है वो लोगों की सुनता नहीं है। महेंद्रगढ़ की जो हालात हुई उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार, पार्षद और चेयरमैन से ज़्यादा जिम्मेदार दो प्रतिनिधि हैं, जो सरकार के एक 5 साल बार विधायक रहा, एक चौथी बार विधायक है। ये दोनों जिम्मेदार हैं। मुझे ये बताइए कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारी चीफ मिनिस्टर सुनता है, एक तरफ ये कहते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। अगर मैं पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक की बात करूं तो वो कहता है कि मेरा कद तो अटल बिहारी वाजपेयी के बराबर था। हम उस चीज़ को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन आदमी कद से बड़ा नहीं होता, आदमी पद से बड़ा नहीं होता, आदमी काम से बड़ा होता है। सही बात। वो चाहते तो महेंद्रगढ़ के अंदर बहुत अच्छे सुधार कर सकते थे। अब वो क्यों नहीं किया वो मुझे नहीं पता। रही प्रतिपक्ष की बात, प्रतिपक्ष के मौजूदा विधायक साहब जो हैं वो अगर ये सोचे कि मेरी शहर की हालात ये है जी, तो वो शहर का एक डेलीगेशन लेकर के चीफ मिनिस्टर से मिले और चीफ मिनिस्टर ये कहे मैं नहीं करता, चीफ मिनिस्टर के दरवाजे के सामने धरने पर बैठे कि मेरे इलाके की, मेरे क्षेत्र की, मेरे शहर की ये दुर्दशा मैं नहीं होने दूंगा। अगर वो सच्चे में नुमाइंदगी करते हैं इस महेंद्रगढ़ की, तो क्यों नहीं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने बैठे वहाँ जाकर के? उनके पास तो एक मौका है, वो तो विरोध में है कहीं ना कहीं, तो जाकर इस तरह का प्रदर्शन कर भी सकते। प्रदर्शन तो सत्तासीन पार्टी में भी कर सकता है, जिसको हक नहीं मिलता हो, जिसको वो भी कर सकते हैं, वो कर सकता है। अगर कोई ये विधायक कह सकते हैं कि इतने लोगों ने मुझे इतनी वोटें दी हैं, मैं वहाँ की नुमाइंदगी करता हूँ, वहाँ के लोग मेरे पर आश्रित हैं, वो लोग मुझे अपने नज़रों से देखते हैं, वहाँ अगर कोई किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिलती तो उसके लिए जिम्मेदारी मेरी तय होती है। संवैधानिक तौर से मैं उस पद पर विराजमान हूँ। देखिए, संविधान के, भारतीय संविधान के अनुसार ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पार्टियों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री कोई पार्टी नहीं होती। लोकतंत्र में पार्टियों के विधायक और सांसद हो सकते हैं, सांसद और विधायक की कोई पार्टी नहीं होती। आज जो मौजूदा विधायक है ये सबका विधायक है, आज जो मौजूदा सांसद है ये सबका सांसद है, आज जो मौजूदा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं ये सबके हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर सत्तासीन आदमी नहीं सुनता है तो प्रतिपक्ष की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की आवाज़ को ऊपर तक उठाए और संघर्ष करे। या 4 दिन कोई आदमी धरने पर बैठते हैं, उसमें बैठकर फोटो खिंचवाने से और समर्थन देने से प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभाई जाती। सही बात। अच्छा, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि वो जाएं, वो विरोध करें, आप भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं, आपके पास भी एक कद और पद दोनों ही चीज़ें हैं आपका, तो आप क्यों नहीं इस मुहिम को शुरू करते? हम संगठन के तौर पे पदाधिकारी हैं। अच्छा जी। सरकार का हिस्सा ना थे ना हैं। ओके। अगर किसी आदमी के पास, देखिए, जब कोई विधायक होता है तो उसके पास, सांसद होता है तो उसके पास बड़ी ताकत होती है। वो देश के सबसे बड़ी पंचायत में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उसमें अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की और अपने लोगों की आवाज़ को उठा सकता है जी। रही बात इससे बाहर की बात, जो संगठन के पदाधिकारी होते हैं वो केवल जनता के बीच में लोग इकट्ठा कर कर विरोध जाहिर कर सकता है, जिसकी सुनाई जाए ना भी सुनी जाए। वो काम हमने समय समय पर किया। विद्यार्थी जीवन से लेकर आज तक जितने हमने आंदोलन किए हैं, शायद तो इस महेंद्रगढ़ में तो शायद ही कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसने इतने आंदोलन किए हों, जितने इतने विरोध प्रदर्शन किए हों। अभी हालात शहर के खराब हैं, जिसमें आपने बताया कि सभी लोग वो दोषी हैं, तो आपने कुछ इस तरह का विरोध किया अभी तक अपने किसी साथियों के साथ? हमने विरोध भी किया, और विरोध मेरा, देखिए, राजनीति करने का तरीका अलग होता है। अच्छा जी। मेरा प्रतिपक्ष में हो, मैं किसी को गालियां देने की राजनीति नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ नारे लगाने की राजनीति नहीं करता। मैं
डिप्टी कमिश्नर महेंद्रगढ़ से मिला, मैं उच्च अधिकारियों और नेताओं को लेटर लिखे, और अभी मेरी मौजूदा उपायुक्त महोदय से मेरी बात हुई है जी। और वो ये कह रहा है कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम काम शुरू करेंगे। अगले 2 दिन 3 दिन के अंदर मैं यहाँ के जो भी जिम्मेदार साथी हैं और यहाँ तक कि चेयरमैन और पार्षद जितने भी हैं उन सब से मिलकर हम प्रयास करेंगे कि मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं कम से कम उनकी पूर्ति तो करें। जैसा कि अभी आपने बताया कि फोटो खिंचवाने से, किसी धरने पर जो ऑलरेडी चल रहे हैं उस पर फोटो खिंचवाने से विरोध प्रदर्शन नहीं होता, क्योंकि वो तो धरना पहले से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात है, जिला मुख्यालय के जो डिमांड कर रहे हैं अपने जो वकील साथी हैं उनके माध्यम से ये धरना चल रहा है, और इसके विषय में काफ़ी कुछ अभी चल रहा है शहर के अंदर। तो जिला मुख्यालय की मांग के ऊपर आप क्या विचार रखते हैं अपने? देखिए, जिला मुख्यालय की मांग सही है, जायज़ है, होनी चाहिए और उस पर संघर्ष भी होना चाहिए। एडवोकेट्स ने, बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ ने ये मुहिम शुरू की है। बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ ने पहले भी शुरुआत की थी और उसके बाद आज़ाद चौक महेंद्रगढ़ के ऊपर सभी पार्टियों के लोग, पूरी बार एसोसिएशन वहीं इकट्ठे हुए और सारे एडवोकेट्स के बीच में हम भी सैकड़ों साथियों के काफिले के साथ उसमें समर्थन देने पहुँचे, अपने विचार रखे। बाद में बार के लोगों ने चीफ मिनिस्टर से मिलकर के ना पूर्व मंत्री के झांसे में आकर के ना वो स्थगित कर दिया। अब फिर बार ने शुरू कर दिया। मेरा एक सवाल है बार से भी, आपके चैनल के माध्यम से, कि 99% एडवोकेट्स, बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ के 99% एडवोकेट्स जो हैं उन्होंने 2 लोगों को वोट दिए। हाँ जी, बिल्कुल। एक राव दान सिंह जी को और एक पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी को। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि वो विरोध किसका कर रहे हैं, वो धरने पर क्यों बैठे हैं। मेरा सवाल पूरा होने दो। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं उनका आभार तो व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि एक शुरुआत उन्होंने की, लेकिन अगर जो लोग रामविलास शर्मा को वोट डाले वो रामविलास से बात करते कि आप मुख्यमंत्री से मिलिए, मुख्यमंत्री क्या कहता है स्पष्टीकरण दीजिए, और मुख्यमंत्री जी अगर ये बात नहीं कहते हैं, नहीं पक्ष करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ धरने पर बैठिए। सही बात। इधर मौजूदा विधायक रामविलास शर्मा जी को भी आधे एडवोकेट्स ने वोट दे रखे हैं। वो जो आधे एडवोकेट है वो दान सिंह जी से पूछते, आप यहाँ प्रतिपक्ष में हैं, आपकी सरकार नहीं है, आप एक डेलीगेशन लेकर चीफ मिनिस्टर साहब से मिलिए, और चीफ मिनिस्टर साहब आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आपके नेतृत्व में हम आंदोलन करेंगे। बार ने इन दोनों नेताओं से बात करनी चाहिए थी, और दोनों नेताओं ने अगर नहीं किया समर्थन, दोनों नेता समर्थन नहीं देते हैं। देखिए, आप कह सकते हो समर्थन करना ना करना व्यक्ति पर डिपेंड करता है जी। अगर वो समर्थन नहीं देते हैं तो पूरी बार ने पहले ये शपथ लेनी चाहिए थी कि हम इन दोनों नेताओं को वोट नहीं देंगे भविष्य में, तीसरा किसी को भी देना पड़े लेकिन इन दोनों को वोट नहीं देंगे। अब बार के अंदर जब ये जाते हैं तो गुटों में बट जाते हैं। जब राव दान सिंह जी वहाँ पहुँचते हैं तो राव दान सिंह के समर्थक माइक हाथ में ले लेते हैं, मन संचालन वो करने लग जाते हैं। जब रामविलास शर्मा जी पहुँचते हैं तो माइक वो हाथ में ले लेते हैं, मन संचालन वो करने लग जाते हैं। दूसरे लोगों पर प्रतिबंध करते हैं कि यहाँ फालतू मत बोलिए, यहाँ इस तरह के मत करिए। आप डबल स्टैंडर्ड की बात करते हो। नहीं, वो तो कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि हम राजनीति से हट के काम कर रहे हैं, हमने गुटबाजी नहीं कर रखी है, हम अपने विचार जो रख रहे हैं वो किसी भी पीछे जो मिस्टेक्स हुई थी उनको ध्यान में रखते हुए अब की बार हमने यहाँ पर किसी भी जो प्रतिनिधि है उसका हम विरोध नहीं करेंगे या हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। आप विरोध क्यों नहीं करेंगे? हम सब एक हैं। कहाँ है एक? आप किसके लिए एक हो? क्या प्रतिनिधि जो 5 बार जो आदमी यहाँ से विधायक रह चुका और अब की बार जिन्होंने 36,000 वोट लिए, क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती चीफ मिनिस्टर से बात करने की? हाँ, कहीं ना कहीं भाजपा का। क्या मौजूदा विधायक जो बैठा है उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती चीफ मिनिस्टर से बात करने की? हाँ, बनती है। फिर आप उनका विरोध नहीं कर रहे तो फिर आप हमारा विरोध कर रहे हो क्या? सही बात है। जो आदमी संवैधानिक पद पर बैठे हैं आप उनका तो विरोध कर नहीं रहे, जो जिम्मेदार हैं इस पद के लिए, तो आप विरोध किसके लिए बैठे हो? किससे मांग रहे हो आप? आपकी आवाज को कौन सुनेगा? डायरेक्ट सीएम या फिर उप सीएम कह सकते हो, मुख्यमंत्री नहीं। आप वही चीज देखो, 2 चीजें हैं, लेकिन या तो ये 2 लोगों से समर्थन मांगे अपने अपने समर्थक कि भाई आप लोग चीफ मिनिस्टर चल के बात करो, और चीफ मिनिस्टर नहीं सुनता है तो आप हमारे आकर हमारा नेतृत्व करो, हम साथ देंगे। मैं कहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, अगर रामविलास शर्मा जी यहाँ महेंद्रगढ़ के हितों के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ते हैं तो मैं सहयोग देने के लिए आज भी तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह जी हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन मैं आज भी कहता हूँ राव दान सिंह जी मेंदगढ़ इलाके की बात को लेकर नेतृत्व करें, हम उसका समर्थन देने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन कोई करे तो सही। लेकिन बार को तो ये करना चाहिए कि अगर ये लोग नहीं करते तो पहले ये शपथ लें कि हम इन दोनों नेताओं को वोट नहीं देंगे जी। भविष्य में। कोई तीसरा जो मैदान में जो मेहनत करेगा वो ले जाए, चाहे वो कोई हो, वो चाहे हम और कोई और हो। देखिए, अब जो शहर के अंदर जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं चल रही हैं और मुख्यालय की भी डिमांड है, वो भी अभी जोर शोर पे है आजकल। तो शहर की बात अगर हम करें तो उन सभी मुद्दों से आप अवगत हैं, आप काफ़ी अच्छा उसमें अभी आपने जैसा कि बोला बताया है। तो मेरा एक आपसे सवाल है कि जब आप इस तरीके से एक्टिव हैं, सब चीज़ों को समझते हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं आप, ठीक है, आप संगठन से संबंधित जो पद हैं आपके पास हैं, लेकिन आप कोई राजनीतिक पद के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों ना कुछ ऐसा हो कि शहर का या फिर इलाके का कुछ इस तरह का सेक्शन रहे कि थोड़ा सा उसमें 2009 जी, 2014, 2019 जी, तीनों बार हमने टिकट मांगा। 2009 में हम टिकट के बहुत नज़दीक चले गए, पार्टी ने आखिरी समय पर टिकट चेंज किया। जिसको टिकट दिया हमने आस्था जताई। 2014 में टिकट नहीं दिया, 2019 में टिकट नहीं दिया। जब पार्टी कोई टिकट नहीं दे तो चुनाव कैसे लड़े? अच्छा, इसके अलावा भी कोई इस तरह के चुनाव या कोई भी संवैधानिक पद मिल जाए जिससे आप मतलब कि और अच्छे तरीके से काम कर पाएं, उसमें सिंबल पर कोई चुनाव होता हो? आप गांव के सरपंच बनकर गांव का विकास कर सकते हो जी। आप नगर परिषद के चेयरमैन बनकर नगर का विकास करवा सकते हो। अगर पूरे हलके का विकास करना है तो आपको विधायक बनना पड़ेगा। तो अब आगे क्या रणनीति है, कह सकते हैं कि आप अपने पार्टी के बारे में बात करें तो, और अपने कोई भी इलेक्शन चुनाव के बारे में बातचीत करें तो? पार्टी के वफादार हैं। पार्टी ने टिकट नहीं दिया और एक बार नहीं 3 बार नहीं दिया, बावजूद उसके पार्टी में 100% आस्था कल भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पार्टी की अगर हम बातचीत करें तो राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा है, अभी जैसे ये तो हम मेंदगढ़ शहर की बात कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा चल रहा है, किसान आंदोलन जो है। तो किसान आंदोलन पर आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ जायज़ है। इस देश में, इस दुनिया में अगर किसान सबका अन्नदाता है जी, और हम सबका पेट किसान भरता है। देखिए, रोटी गूगल से नहीं आ सकती। हाँ, रोटी गूगल से नहीं आ सकती, ये तो अन्न पैदा करने वाला दे सकता है। जी। अब किसान की हालात देखिए आप, कभी उसको सर्दी मार देती है, कभी ओले मार देते हैं, कभी भाव मार देते हैं, कभी कम बारिश, कभी कम बारिश, कभी ज़्यादा बारिश। किसान जिस दिन बीज ज़मीन में डालता है उस दिन आसमान की तरफ निहारता है, और जब वो घर में आ जाते हैं, देखिए 2 चीज़ें हैं। हर एक माचिस की डब्बी बनती है ना, तो उसके ऊपर आप उसकी कीमत लिखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। किसान की एक ऐसी प्रोडक्शन है जिसके ऊपर किसान अपनी मर्जी से कीमत नहीं लिख सकता। तो ये मोमबत्ती, किस चीज़ की है? मोमबत्ती बेचने वाला और माचिस बेचने वाला, छोटी से छोटी चीज़ बेचने वाला, उसके ऊपर अपनी प्रोडक्शन की कीमत लिखता है, कितना दे दूंगा। और किसान 6 महीने तक कीचड़ में खड़ा होकर फसल पैदा करता है और उसका भाव कोई और लगाता है। कितने बड़े शर्म की बात है ये जो चीज़ है, ये तो 70 साल जैसे कहते आए हैं, बीजेपी वाले सभी लोग कहते हैं कि तो पीछे से ही चलता रहा है। किसान की कीमत तो पहले भी नहीं मिली है, तो उस समय तो कांग्रेस थी। देखिए, हमने ये नया बिल पास, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं उस चीज़ को स्वीकार करता हूँ जी कि कांग्रेस के समय भी किसानों की जितनी बातें सुननी चाहिए उतनी सुनी नहीं गई। मैं ये कब कह रहा हूँ, किसान की बात कांग्रेस ने नहीं सुनी, तो आज कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस का हालात देख लो आप। जी, मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर किसान की बात कांग्रेस ने नहीं सुनी तो कांग्रेस की हालात देख लो। आज भारतीय जनता पार्टी किसान की बात नहीं सुन रही, आने वाले चुनाव में परिणाम देख लेना। इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं कांग्रेस या फिर बीजेपी को छोड़कर कहीं ना कहीं किसान समर्थक हैं। मैं 100% किसान समर्थक हूँ। और आप पेशे से क्या करते हैं? किसान हूँ। बहुत अच्छी बात। मैं किसान हूँ, मैं पहला व्यक्ति हूँ शायद मेरी उम्र के तो जो यहाँ राजनीति करते हैं लोग, उसने मेरे से भी खैर होंगे, ऐसे होंगे बहुत जिन्होंने काम किए होंगे। हमने तो अपने हाथ से ज़मीन को जोता है, फावड़े से ज़मीन को खोदा है। हमने सारे दिन सारी रात मेहनत की है, खेत में लावणी तक की है, अनाज तक निकलवाया है। मेरे पिताजी तो बहुत छोटे से किसान थे, हम कोई राजघराने में पैदा नहीं हुए। मेरे पिताजी तो एक छोटे से किसान थे बेचारे, और आज हम भी किसान नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात।
तो अंत में जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, इसमें बहुत सारे युवा साथी भी हैं, उनके लिए कोई आप मैसेज जो देना चाहें, जो महेंद्रगढ़ शहर से या फिर जो भी हमें देख रहे हैं कहीं पर भी, उनके लिए। मैं सारे और तमाम साथियों को आपके चैनल से मैं आग्रह करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा कि वो साथी, जो नौजवान साथी है, वो अपनी पढ़ाई में मेहनत करें, क्योंकि हमारा ये इलाका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है, और जागरूक हों। देखिए, आप केवल नौकरी करना, केवल पैसा प्राप्त करना और केवल पढ़ना आपका पेशा नहीं होना चाहिए। आपका पेशा ये भी होना चाहिए कि आपके क्या संवैधानिक और मौलिक अधिकार हैं और उन अधिकारों को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए भी आपको मुहिम चलाना चाहिए। मेरे एक साथी जैसे मुझे कह रहे थे कि हमारे इलाके की जो औरतें हैं वो ये जानती हैं कि साल में कितने व्रत होते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि संविधान ने उसको अधिकार क्या क्या दे रखे हैं। जिस दिन वो औरतें अधिकार अपना स्वीकार करने लग जाएंगी, मांगने लग जाएंगी और समझने लग जाएंगी, उस दिन असली इस देश की आज़ादी शुरू होगी। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी निष्ठा और पूरी आस्था के साथ अपने संवैधानिक और मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक हों, और उनको मांगने के लिए आप जितनी भी आपको लड़ाई लड़नी पड़े, उसके लिए भी आपको आगे आना होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चर्चित चेहरे शो में आए, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी देखते रहिए चर्चित चेहरे, मिले उनसे जो चर्चा में हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अन्य चर्चित चेहरे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।